अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। All right. So we are on page number 169 and जो लास्ट हमने पढ़ा था वो ये था कि if there is disharmony then you suffer, that is the punishment. Okay. और हमने ये पढ़ा था कि but if you are not involved, not attached, then you are completely clean and that is the reward. हाँ, कर्म का कोई बंधन नहीं होता, लेकिन सुख दुख से हम बंधन में आते हैं। ऑलराइट, अगर तुम अटैच हो जाते हो, अगर तुम इन्वॉल्व हो जाते हो, उलझ जाते हो, तो पनिशमेंट है। क्यों? क्योंकि तुम सफर करते हो, तो उसको पनिशमेंट कहते हैं। ऐसा अगर नहीं करते हो, अगर तुम्हारी चित्त भूमि में कोई हलचल नहीं होती, अब अगर अंदर से मन से तुम बिल्कुल स्थिर रहते हो, तो फिर ये तुम्हारा रिवॉर्ड है कि वही उसी को पनिशमेंट और रिवॉर्ड कहा जाता है। ओके, हैव यू एवर वॉच ट्रीज एंड देयर लीव्स आफ्टर अ टोरेंशियल रेन? क्या कभी तुमने बहुत जोरों की बारिश होने के बाद अ, पेड़ों को और उनके पत्तों को देखा है? हैव यू एवर लुक्ड एट द हिल्स, द रॉक्स, द न्यूली बेस्ड अर्थ? और इतना बारिश होने के बाद जो पर्वत होते हैं या उसके ऊपर जो स्टोन्स होते हैं या पृथ्वी जो धुली हुई होती है, उसको देखा है? देयर इज अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस अबाउट देम। अब यहाँ पे तो विमला जी निसर्ग की बात कर रही है, लेकिन मुझे हमेशा बम्बई याद आती है, क्योंकि बम्बई समर में इतनी गंदी हो जाती है। जब समर विंड्स व्हेन दे ब्लो ना, इट्स डस्ट। समर में बहुत डस्ट उड़ती है, और एक बारिश होने के बाद सब कुछ क्लीन क्लीन नजर आने लगता है। देर इज अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस अबाउट देम। यू ब्रीथ इन दैट क्लीनलीनेस, डोंट यू? है ना? और जब हम वो स्वच्छ ऐसा शहर दिख रहा है, स्वच्छ जो दिख रहा है, तो हम तब वो स्वच्छता को देखते हुए एक लंबी सांस लेते हैं। इन द सेम वे, when the mind is cleansed, when there is no psychological involvement or attachment, then the sense of non-anxiety, non-worry, non-tension, that is the reward. जब हम किसी भी व्यक्ति वस्तु विषय से उलझते नहीं, जब हम उसके साथ अटैच होते नहीं, तो मानसिक रीत से हम फ्री रहते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, और उस वही हमारा इनाम होता है। द क्वालिटी ऑफ योर कॉन्शियसनेस, द नॉन टेंशन, द नॉन इन्वॉल्वमेंट, द नॉन अटैचमेंट, व्हेन एक्टिंग प्यूरिफाइज। जो भी कर्म हम करें, जो भी क्रिया हम करें, कहीं भी जाए, कहीं भी कोई भी काम करे, उठे बैठे, हर पल हर समय, अगर हमारा चित्त स्थिर है, अगर हमारे चित्त में कोई टेंशन, कोई वरी, कोई उलझन नहीं है, तो शुद्ध होते हैं हम। हाँ, हम शुद्ध होते हैं। दैट प्यूरिफिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, और वही शुद्धता तुम्हारे कर्मों का फल बन जाता है। दैट बिकम्स द रिवॉर्ड ऑफ योर एक्शन। सो ये कर्म का फल है। यू नो व्हेन द वाटर फ्लोज इट इज क्लीन, बट व्हेन यू कीप इट इन अ स्मॉल पिट देन वाटर बिगिंस टू स्टिंक। बहता पानी हमेशा स्वच्छ होता है, लेकिन अगर पानी को आड़ कर दो या छोटे सी जगह में अगर उसको रख लो, तो उसको गंध आने लगती है। सो इफ यू हैव केप्ट ऑल योर एनर्जीज इन अबैंस, if you have not allowed them to flow, the energies either begin to rust or it begins to stink. देखो क्या, कितनी सच बात है और कैसी संकल्पना है। सारी ऊर्जाएं हैं हमारे अंदर, विचार शक्ति है, चिंतन शक्ति है, मनन शक्ति है, इच्छा शक्ति है, शरीर की शक्ति है, आंखों की शक्ति है,
सांसों की शक्ति है, पचन शक्ति है, हमारे अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं। ये शक्तियां अगर सहजता से चलती रहती है, इसकी गतिविधियां हमारे इंटरफियरेंस के बिना जब फ्लो में होती है ना, तो सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन अगर इसका फ्लो हम रोक देते हैं, या तो वो उसको गंज आ जाता है, या तो उसको घिन आती है, या तो उसको बास आने लगती है, दुर्गंधी आने लगती है। शक्तियों को मुझे आत्मा साक्षात्कार चाहिए, मुझे इस जन्म में मोक्ष चाहिए, ऐसा कह के बहुत सारे लोग संसार से, लोगों से, रोज के कामों से पीछे हटते हैं। हम्म, कि भाई कुछ करना ही नहीं, अगर इंटरेक्शन ही नहीं किया तो सुख दुख का सवाल ही कहाँ से आएगा, अटैचमेंट का सवाल ही कहाँ से आएगा, लेट अस जस्ट विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी। No, that is not how life works. When you don't use the powers that you have within you, they begin to rust. सिंपल चीज कहती हूँ, शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि है। अगर थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन केमिकल जो है ये रिलीज करने का, अगर हमने उसको उसने रिलीज करना छोड़ दिया, तो वो सिकुड़ जाता है। हमारी सारी शक्तियों का ऐसा, या तो वो सिकुड़ जाते हैं, गंज खा जाते हैं, फिर जब अगर अगर तुमको उसका कल्पना शक्ति है, अगर तुमको उसको यूज करनी है, तो तुम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमको पता ही नहीं है अब उसका यूज कैसे किया जाए। हाँ, या तो इट रस्ट और इट बिगिंस टू स्टिंक, या तो कुछ भी चलते रहता है। यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर पावर्स एनी मोर। ओके। So, if you have kept all your energies in abeyance, if you have not allowed them to flow, the energies either begin to rust or begin to stink. What is pride and vanity but the stinking of the ego, which is enclosed rigidly? बहुत लोगों को गर्व होता है, बहुत लोग रिजिड होते हैं, ऐसा यानी ऐसा ही चाहिए, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। तो वो जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, वो जो गर्व है, वो जो अभिमान है, वो जो अहंकार है, ये उनका मतलब वो उसका अहंकार ही है ना, वो ईगो है। एक्चुअली जब कोई बहुत ज्यादा गर्व करने लगता है या बहुत ज्यादा रिजिड होने लगता है, तो समझ लो कि उसका अहंकार घिन खा रहा है। उसका अहंकार जो है ना, उसको उसने इतनी रिजिडिटी में रखा हुआ है, इतना टाइट रखा हुआ है, दैट इट इज नॉट फ्लोइंग एंड इट इज थिंकिंग। That's what she means over here. What is pride and vanity but the stinking of the ego, which is enclosed rigidly? Okay. The last point is that there is no punishment and no reward by the supreme. और ये इस अध्याय में का जो आखिरी मुद्दा जो हमने ऑलरेडी देखा, कि ऊपर कोई बैठा नहीं है, यू नो, कि तुमने बहुत अच्छा किया, पुण्य का काम किया, ये लो बख्शिश, तुमने बहुत बुरा किया, तुमने पाप किया, ये लो तुम्हारा पनिशमेंट है। हुँ? कोई वहां पे ऊपर बैठा नहीं है जो तुम्हें रिवॉर्ड देगा या पनिशमेंट देगा। ये एक आखिरी मुद्दा है। People are made to believe that God punishes and God rewards. The fruit of the action is contained in the action itself. भगवान कुछ नहीं करते। उन्होंने न तुमसे कुछ लिया है, न तुम्हें कुछ दिया है। हाँ, अगर कुछ दिया है कहोगे तो उसने खुद को तुम्हारे अंदर ढाला है। हम्म, खुद तुम्हारे अंदर बसते हैं। कोई भी कर्म होता है ना, कर्म का फल उस कर्म के अंदर ही होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट हर कर्म का फल कर्म के अंदर ही, उस कर्म के अंदर ही होता है। द फ्रूट ऑफ द एक्शन इज कंटेन्ड इन द एक्शन itself. A tiny seed when sown becomes a huge tree, and again the tree gets the seeds.
In the same way, the very quality of the action and the quality of consciousness that was there when you were acting, that becomes the fruit, the reward, whatever you want to call it. तो जैसे एक बीज में से वृक्ष होता है और वृक्ष को फिर से फल आता है और उसके अंदर बीज होते हैं, तो बीज से वृक्ष, वृक्ष में बीज, ये जैसे होता है ना, उसी तरह कोई भी कर्म करते हुए हमारा हमारी चित्त भूमि क्या थी और वो कर्म हमने कितने दिलो दिमाग से किया है, यानी उसकी क्वालिटी क्या थी। एक तो हमारी चित्त भूमि और करने की क्वालिटी, ये दो चीज पे निर्भर होता है हमारा फल। तो कर्म का फल ये दो चीजों पे, जब तुम कर रहे हो, अगर तुम्हारी नजर हाँ मुझे ये मिलेगा, फायदा होगा, तो फायदा हो भी सकता है, तुम्हें आनंद भी मिल सकता है, फायदा हो भी सकता है, फिर भी तब तक तुम्हें आनंद नहीं मिल सकता है, फायदा हो भी सकता है और उसके बाद में यू डोंट वांट इट एनीमोर, ये भी हो सकता है, और नुकसान हो सकता है, उसका दुख भी हो सकता है। तो आइदर वेज इट, इफ अगर फल को देख रहे हो तो क्लेश तो होगा ही होगा, दैट्स द पॉइंट। ऑलराइट, बट इफ यू आर डूइंग निष्काम कर्म, you are doing it because you need to do it, you are doing it because it needs to be done now and you are there, so you will do it. You are doing it because that is your dharma, that is your swabhav, swadharma swabhav, that is your responsibility, that is your duty, without any attachment to the fruit, without any sukh dukh। अगर चित्त भूमि को स्थिर रखते हुए कर्म करोगे तो फल ही अच्छा मिलेगा। स्थिर फल ही मिलेगा, स्थिर चित्त भूमि, फल भी तुम्हारा स्थिर। कृष्ण कहते हैं दे आर डेडिकेटेड टू द डिवाइन। जो लोग निष्काम कर्म, जो फल की भी अपेक्षा नहीं रखते और जो स्वधर्म निभाते हैं, उस तरह से जो कर्म करते हैं, उनका सारा कर्म उस पर ब्रह्म परमात्मा को अर्पण होता है या अर्पित होता है। He immediately clarifies this by saying, "Do not personify the divinity." और कृष्ण उतना ही कह के रुकते नहीं उस श्लोक में। कृष्ण कहते हैं अब जब मैं कह रहा हूँ भगवान, तो वो मेरा भगवान, तुम्हारा भगवान, इस भगवान को पर्सनलाइज नहीं करना। ओके, सो by divine Brahman we are referring to the wholeness of life, the non-individuated organic wholeness of life। जब हम भगवान कहते हैं, जब हम दैवी कहते हैं, जब हम देव कहते हैं, जिसको ही हम ब्राह्मण कहते हैं, तो ये जो ब्राह्मण है ये जिंदगी खुद है। ये जो जिंदगी जो पूर्ण है, ये जिंदगी जो सत्य है, ओके, इसी को ब्राह्मण कहा जाता है। फ्रेंड्स, ब्राह्मण की और एक व्याख्या बनती है और ब्राह्मण को कहा जाता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्राह्मण, ऐसा भी कहा जाता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्राह्मण। ये ब्राह्मण क्या है या भगवान कौन है, ये देव क्या है? अगर इफ यू आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज दिस cosmic energy or what is this universal consciousness or what is Parabrahma Paramatma or what is Brahman, the answer given is that Satyam Jnanam Anantam Brahman। इसका क्या मतलब हुआ? सत्यम यानी ट्रुथ, ज्ञानम यानी नॉलेज, और आत्मनम यानी आत्मा का ज्ञान। ये ज्ञान कि यही आत्मा, यही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, यह ज्ञान, या तो जो सत्य भी है, जो संपूर्ण भी है, और अनंतम यानी इनफाइनाइट, जो अनंत भी है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो इफ यू से व्हाट इज ब्राह्मण, दैट इज वन मोर गिवन। सो यहाँ पे कृष्ण क्लैरिफाई करते हैं कि अगर मैं कहता हूँ ब्राह्मण, तो तुम अब मेरा या तुम्हारा या मैं ब्राह्मण जाति को नहीं, ये उस समय भी तो वर्ण थे ना, तो मैं उस ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण जब मैं बोल रहा हूँ तो ये परब्रह्म परमात्मा की बात हो रही है। By divine Brahman, we are referring to the wholeness of life, the non-individuated organic wholeness of life. There is no punishment and no reward in it.
First, holistic purification through action, then dedication of the action and its fruits to the supreme reality. पहले तो कर्म इस तरह से करो, कि शुद्ध हो जाए। निष्काम कर्म ही शुद्ध कर्म है। तो एक तो पहली बात है कि शुद्ध कर्म करो, और दूसरी बात है जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी कर्म के फल है, ये ब्राह्मण को अर्पण कर दो। We have come to the point where Krishna explains that there is no creator apart from the creation, no creator sitting there in exclusive isolation to look at you, to punish you, to pat you on the back. हाँ, तो प्रकृति, निर्मिति, ब्राह्मण एक ही, मतलब इन द सेंस कि इसके अलावा और कोई बैठा नहीं है वहां पे। जो जिंदगी है, यही वो ब्राह्मण का रूप है। जिंदगी अनंत है, जिंदगी सत्यम है। ओके, तो माय फ्रेंड्स, दिस इज द फील्ड ऑफ नॉन डुअलिटी, अद्वैत। हम अद्वैत की बात कर रहे हैं, जिंदगी द्वैत नहीं है। तो ये जो भी जिंदगी जिसको, लाइफ जिसको हम कहते हैं, या ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, ये अद्वैत है, यानी द्वैत नहीं है। ओके, द भगवद गीता इज कॉल्ड व्हाट विच शवर्स द नेक्टर ऑफ नॉन डुअलिटी। तो भगवद गीता वो है जो अद्वैत का अमृत हमको समझाती है। Every verse is showering upon you the nectar of non-duality. Every word of the Gita brings you the perfume of the Vedas and the Upanishads. तो ये जो अमृत है, ये हर श्लोक इसका हम पर अमृत बरसाता है, और गीता का हर शब्द जो है इसमें वेद और उपनिषद का सुगंध है। एक्चुअली बहुत सारी बातें और बहुत सारे शब्द और श्लोक भी डायरेक्टली किसी न किसी उपनिषद से कृष्ण भगवत गीता में रिपीट करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ये पहले भी मैंने कहा है, यानी वेद में भी उन्होंने कहा था, उसके बाद उपनिषदों में भी कहा था, और भगवत गीता में वो दोहरा रहे हैं। It is quite a responsibility to touch those words and communicate about them. मैं इतने लोगों को जानती हूँ और ऑनलाइन कोर्सेज किए, भगवत गीता का ये श्लोक का पठन किए हैं। देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, मैंने सुना है कि वो भगवत गीता के श्लोक की अंताक्षरी भी खेलते हैं। लाइक उनको इतने बाय हार्ट हो गए हैं वो श्लोक कि लास्ट अल्फाबेट से जो खत्म होता है तो अगला व्यक्ति उस अल्फाबेट से शुरू करता है। दिस इज नॉट टू बी टेकन सो लाइटली। ये जो श्लोक है, इनके हर शब्द को स्पर्श यूं ही नहीं करना, कैजुअली इसको स्पर्श नहीं करना। अगर मैं देखती हूँ ना, रोज एक अध्याय पढ़ने वाले भी लोग हैं, ऐसे भी कोई लोग हैं जो मतलब दे हैव कि पारायण करते हैं, यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक रोज वो लोग बैठ के एक एक अध्याय 18 दिन में अध्याय खत्म करते हैं। ये मैं कह नहीं रही हूँ कि ये कर्म बुरा है, चलो कुछ नहीं करने से ये तो कम से कम अच्छा है, और अगर तुम एकाग्र होके करते हो तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भगवत गीता के हर श्लोक के हर शब्द को बहुत सोच समझ के स्पर्श करना, बिकॉज अमृत है, हर शब्द हर श्लोक अमृत है, और उसको इतना कैजुअली इतना इजीली नहीं लेना। हाँ, ये बात वो यहाँ पे कह रही है। As a person who has studied the Upanishad, the Gita, the Indian systems of philosophy, and who is still a student of those teachings, I am sharing with you not as an authority and but as a friend. यहाँ पे वो कह रही है कि मैं भी कोई अथॉरिटी बन के मैं तुम्हारे से बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक दोस्त की तरह तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने उपनिषद पढ़े हैं, भगवत गीता पढ़ी है, षट दर्शन पढ़े हैं, ना ही मैंने उनका अभ्यास किया है, आज भी और भी मैं उसका अभ्यास करती हूँ। तो तुम्हारी दोस्त बनकर
मैं ये बात तुमसे कह रही हूँ कि हर शब्द, हर श्लोक एक अमृत है, और उसको लेते हुए बड़े सम्मान के साथ, बड़े विनम्रता के साथ इस अमृत का ग्रहण करना है। द टीचिंग ऑफ द गीता, लाइक फॉर ज्ञान योग, यू हैव श्रवण मनन एंड निधिध्यासना। हाँ, ये रीत है ज्ञान योग के, ये स्टेप्स है। तो पहले तो सुनो, हाँ, श्रवण पूरे कैसे सुनो, जय कृष्णमूर्ति विमला जी ने हमको समझाया है लिसनिंग कैसे करना है। पूर्ण ध्यान से सुनो, विथ कंप्लीट अटेंशन, विथ कंप्लीट फोकस, लिसन। हाँ, कान पे पड़ा चला गया, हियरिंग, योर माइंड इज समवेयर एल्स, द वर्ड्स आर कमिंग टू यू, नॉट लाइक दैट। Okay, so Shravana, what you have heard, you will do contemplation on it. That will be your manana. श्रवण से ज्ञान मिलता है, मनन से समझता है। So from Shravana you will get knowledge, from Manana you will get understanding, and Nidhi Dhyasa, that will become your experience. वो तुम्हारा ध्यास बन जाएगा, वो नित्य तुम्हारे साथ रहेगा, और वही तुम्हारे जीवन का, वो तुम्हारे लिए सत्य बन जाएगा। इट विल बिकम योर ट्रुथ। ऑलराइट, फर्स्ट यू गेन नॉलेज, then you understand that knowledge, and then it becomes the truth for you. This is the meaning of Shravana, Manana and Nididhyasa. So इस तरह से हमें उसे समझना है। The teachings of the Gita might help the teachers of yoga to communicate with their students out of a clearer understanding of the secret of yoga, and so to grow into the yogic way of life. अच्छी तरह अगर हम समझेंगे तो हम सब योगा टीचर्स है, जब हम सिखाएंगे तो हमें ज्यादा स्पष्ट होगा, हम ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम सिखा पाएंगे। योग धर्म क्या है इसके बारे में हम बात कर पाएंगे। योगा इज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लाइफ एंड लिविंग। बहुत लोग जिंदगी एक सी जीते हैं, कुछ लोग हैं जो जिंदगी अलग सी जीते हैं। ऑलराइट, सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइफ, it is a different way of living. All right, the ancient Indian culture has emphasized the precept of growing into the state of yoga, where there is a holistic equanimity, a spontaneous balance sustained by the biological organism, sustained in the psychological structure, in order to get manifested in daily relationships. Yoga is an alternative way of living. तो योगी बनकर जिंदगी जीना, ये अचानक से कोई नहीं कर पाता। जैसे जैसे श्रवण मनन होते जाएगा, उस तरह से हम धीरे धीरे समत्व की स्थिति में आते जाएंगे, योग की स्थिति में आते जाएंगे। तो स्वाध्याय से, अभ्यास से, खुद से, अपने ही चिंतन मनन से, अपने ही ज्ञान प्राप्ति से धीरे धीरे हमने योग में आना है, यानी समत्व की स्थिति में आना है। समत्व की स्थिति में आने के बाद बड़ी सहजता से उस स्थिति में रहना है, और सहजता से समत्व की स्थिति में रहना, समाधि की स्थिति में रहना तब हो पाएगा जब हमारा मन, शरीर, बुद्धि, हमारी जो भी हमारे एस्पेक्ट्स है, ये सारे दृढ़ हो गए, वेरी फर्म, वेल एस्टैब्लिश्ड। Okay, when we are well established in our mind, in our body, so everything is in its maximum potential, then we are able to sustain a very balanced state of consciousness. तब जाके हम समत्व को धर पाते हैं। तो जब तक प्रयत्न कर रहे हैं तब तक हम धीरे धीरे समत्व में आने की कोशिश कर रहे हैं। समत्व की स्थिति में पहुंचने के बाद बड़े सहजता से उस स्थिती में रहना है। दॅट इज द इम्पॉर्टंट लाईन। आलं लक्षात महत्वाची गोष्ट काय आहे? बरेच जण समत्व मध्ये येतात, ओके, आणि मग तिथे काही काळ राहतात, आणि मग कोणीतरी येऊन चिमटा काढतं, देर इज अ ट्रिगर, अँड देन यू गो ऑफ बॅलन्स.
ओके, देन वंस यू कम, यू आर फाइनली एस्टैब्लिश्ड इन समत्व, कितने भी ट्रिगर आने दो, कोई भी कुछ भी बोलने दो, बाहर से जिंदगी में कुछ भी होने दो, तुम समत्व में रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम सहज भाव है, प्रयत्न खत्म हो गए। जब सब कुछ शुद्ध हो जाता है तो सहजता से हम उसे होल्ड कर सकते हैं। फिर हमारी रोज की जो जिंदगी है, रोज ही जो हर वस्तु या व्यक्ति के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, हम जो संबंध बांधते हैं, उस समत्व की स्थिति से हमारे हर संबंध बनेंगे। और भगवत गीता तो संबंधों की ही बात करता है, राइट? द होल गीता इज एक्चुअली अबाउट हाउ टू मूव इन रिलेशनशिप। There are going to be work pressures, there are going to be difficulties, there are going to be challenges in life. Sometimes those challenges are never ending, but how are you facing them? You are facing them in a completely samasthiti. All right, so yoga isn't, तो इस तरह से जीना जीते हैं ना, ये अलग तरह से जीना हुआ। बाकी के लोग, ज्यादातर लोग कैसे जीते हैं? सुख दुख के झूले में बैठते हैं, एक मिनट सुख, दूसरे मिनट रोना, फिर हंसना, फिर रोना। इनका ये यो 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 दुख सुख षड रिपु ये वो सब चलते रहता है। इनका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट नहीं होता। लेकिन जो योगी है, एक योगी बनकर जिंदगी जियोगे ना, तो तुम्हारा ग्राफ हमेशा स्टडी रहेगा। Human beings are multi-dimensional creatures. There is the biological dimension, which they share with the non-human species inhabiting the planet. Then there is the psychological dimension, which has been developed by the human race through the process of civilization and culture. बहुत अच्छा description दे रही है। And there is the trans-psychological dimension of love, freedom, peace, which has never been conditioned and which defies conditioning. We are multi-dimensional. हम लोग कहते हैं ना, हम लोग पंचकोशिक है, अनेक कोश है हमारे। मनुष्य जो होता है ना, इसके अनेक कोश होते हैं, तो उसमें से, और इसलिए हम लोग मल्टी डायमेंशनल। तो हमारा शरीर जो है ना, ये हमारा शारीरिक, ये एक कोश है। ये कोश हर जीवात्मा के पास है। कोई कीड़ा है, कोई पक्षी है, कोई प्राणी है, तो वैसे ही हर एक के पास जैसे शरीर है, वैसे हमारे पास भी एक शरीर है। ये बन गया हमारा अन्नमय कोश या शारीरिक अवस्था। फिर दूसरी अवस्था होती है, मन की अवस्था होती है। अब मनुष्य की मन की अवस्था प्राणियों के जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास संस्कृति है। We have, through civilization and through culture, our psychology has changed. प्राणियों की जैसी हमारी मानसिक अवस्था नहीं है। हमारा जो मन है, हमारा जो मनस है, ये हमारी संस्कृति और हमारा सिविलाइजेशन से बना हुआ है। ये दो हो गए, शरीर और मन, ओके, जिसको कहते हैं बोथ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक तीसरी अवस्था है, एक तीसरा कोश है, एक तीसरा डायमेंशन है, जो हम मनुष्य ही सिर्फ अनुभव करते हैं। इसको ट्रांस साइकोलॉजिकल डायमेंशन कहा है। वो है द डायमेंशन ऑफ लव, फ्रीडम एंड पीस। हम प्रेम का अनुभव ले सकते हैं, दे सकते हैं। हम प्रेम की अवस्था में जी सकते हैं। लेना देना तो छोड़ दो, हमारी अवस्था ही प्रेम की हो सकती है, मुक्ति की हो सकती है, और चैनो अमन की यानी पीस की हो सकती है। प्रेम, मुक्ति, फ्रीडम, और ये जो मन की शांति है यानी पीस, ये तीन चीजें हैं जिसको चौकट नहीं डाली जाती, जिसको कंडीशनिंग नहीं किया जाता, अनकंडीशनल है। इसको कोई भी चीज के नीचे स्टार मार्क होता है ना, कंडीशंस अप्लाई। इन ये चीजें हैं जिसको कोई कंडीशन, कोई चौकट नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, जो अनकंडीशनल है। एक है प्रेम, दूसरा है मुक्ति, और तीसरी है शांति। ये तीन चीजें। ऑलराइट, सो these three dimensions have to be lived by human beings simultaneously. शरीर के स्तर पे हम जीते हैं,
मन की स्तर पे हम जीते हैं, जैसे हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति होगी उस हिसाब से। और तीसरा है ट्रांस साइकोलॉजिकल डायमेंशन, परा अवस्था में हम जीते हैं। एक शारीरिक अवस्था है, एक मानसिक अवस्था है, और एक परा अवस्था है। परा अवस्था वो है जिसको बंधन में नहीं बांध सकते। और ये तीनों स्तर पे हम जीते हैं, एक के बाद एक नहीं, एक साथ। We are living in all these three states simultaneously at the same time. Okay, to harmonize the impulses incorporated in the biological structure, the physical body, to harmonize those instincts with the thought structure, the pattern of thinking, the patterns of reacting, and the value structures built up by the society. तीनों स्तर से हम इस तरह से जीते हैं कि जो भी हमारे शारीरिक अवस्था में जो भी संवेदनाएं हैं, हाँ, जैसे प्यास, भूख, निद्रा वगैरह वगैरह, तो ये जो हमारा फिजिकल हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से, और उसको हमारे सोच के साथ, हमारे मन के साथ हम जोड़ सकते हैं। राइट, जैसे मेरे शरीर में भूख, प्यास, निद्रा, मैथुन, ये सारी चीजें हैं। मेरे मन से मैं इनके साथ एक सूत्रता ला सकती हूँ। तो ये फिजिकल एंड मेंटल और साइकोलॉजिकल बैलेंसिंग एक्ट ये हो गया एक। और दूसरा, पैटर्न्स ऑफ रिएक्टिंग एंड वैल्यू स्ट्रक्चर्स, समाज ने जो भी मुझे नियम डाल दिए हैं, सामाजिक नियम या मेरे संस्कृति के जो मेरे पे नियम है, ये नियमों में मैं इस मन शरीर को एक रूप में लाकर उस तरह से मैं जी सकती हूँ। एंड दिस साइकोफिजिकल बिहेवियर हैज टू बी हार्मनी इन एन ऑर्डरली फैशन। और इन तीनों चीजों को बैलेंस करते हुए समाज में हमें जीना है। हाँ, बैलेंस करते हुए, इसमें हार्मनी मेंटेन करते हुए। सिर्फ उतना ही करना है नहीं, ये जो बॉडी, माइंड एंड हार्ट, हाँ, ये जो बैलेंस में है, इसको अब ये जो पिंड मेरा है, जिसके ये तीन अवस्था है, इस पिंड को उस ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ भी मुझे बैलेंस में लाना होगा। See, so many things we are doing at the same time, but we are not aware of it. If we are sustaining the body, we are controlling our instincts, we are sustaining the mind, we are controlling our reactions, we are experiencing love and peace and freedom and so many honesty and faithfulness, सारे यम नियमों का सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन सजगता नहीं है। और अब जब हम वही चीजें करने वाले हैं, लेकिन सजगता के साथ, and this psychophysical behavior has to be in harmony in an orderly fashion with the cosmic energies that are operating in the emptiness of space, regulating life not only of this universe, not only of this planet Earth and the solar system that we know of, but with the cosmos as a whole. तो ये जो हम है, इसको हमें उस ब्रह्म के साथ, उस पर ब्रह्म परमात्मा के साथ भी एक सूत्रता में लाना होगा। हार्मनी विद द कॉस्मोस, orderliness in the psychological structure, and orderliness in sharing our needs with the non-human species. This holistic dynamics of living is an alternative way of living. तो जब वो कहती है ना, योग मार्ग में जीना या योगी बन के जीना, हाँ, लिविंग दैट्स अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। तो वो अलग अगर लाइफस्टाइल है, तो वो लाइफस्टाइल अलग कैसी है, ये उसका वो यहाँ पे वो समझा रही है। ओके, ममता, आर यू ओके स्वीटी? आर यू ऑलराइट? डोंट गेट अप। हाँ, डोंट, यू आर जस्ट लाइंग डाउन ना? No, you can keep your video on and you can lie down, not a problem. Because you never lie down, so हाँ, और एकदम से सो गई, मतलब मैं भी पूछने वाली थी अचानक क्या हो आडवी गया। का झाली। Mamta, you can lie down and you can still keep your video on. Don't worry, sweetie. I know you're listening. Rest. Please rest. Don't worry.
So harmony with the cosmos, orderliness in the psychological structure, and orderliness in sharing our needs with the the non-human species. तो हमने पिंड को संभालना है, पिंड को ब्रह्मांड के साथ जुड़ना है, और हमने खुद को, जो मनुष्य जाति नहीं है, दूसरे जाति के जो जीवात्मा है, जो प्राणी पक्षी है, उनके साथ भी हमें जुड़ना है। दिस होलिस्टिक, ये सब कुछ करना है, और यही योग पद्धति है। तो इस योग पद्धति में ना ही हम हमारे मन, विचार, शरीर, कर्म, हमारे भावनाएं, इन चीजों को एक सूत्रता में लाएंगे, लेकिन ये जो एक सूत्रता में खुद को लाए हैं, उसको मैच करेंगे हम ब्रह्मांड की गति के साथ। तो हमारी गतिविधियों को ब्रह्मांड की गतिविधियों के साथ मैच करेंगे। उतना ही नहीं, हमारे अलावा बाकी के जो जीवात्मा है, इनके साथ भी हम क्या कहते हैं, वैर्य न रखते हुए, हाँ, विदाउट एनी एनिमिटी, वी विल लिव विथ हिम ऑल्सो। और यही ऑल्टरनेटिव वे है, नॉट ओनली डूइंग आसना, प्राणायाम, और सिटिंग डाउन फॉर कंसंट्रेशन, डूइंग धारणा एक्सेट्रा। हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ आसन, प्राणायाम या धारणा करते रहते हैं। These study classes will be quite boring unless one is interested in the alternative way of living, an alternative culture for human society, an alternative dynamics of human relationship. कोई भी योगा क्लास होने दो, कोई भी मेडिटेशन क्लास होने दो, कोई भी साधना होने दो, अगर मेरे विचार में, विचारों में, मेरी भावनाओं में, मेरे संबंधों में, मेरे साथ, मेरा खुद के साथ संबंध और दूसरे के साथ भी संबंध, अगर इसमें परिवर्तन, बदलाव नहीं आता है, तो कुछ समय बाद बोर होने लगेगा, हमें मजा नहीं आएगा। परिवर्तन अगर हो रहा है, हम बदल रहे हैं, तो जैसे जैसे हम बदलते हैं, वैसे वैसे हम उसमें स्थिर होते जाते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ अस, मेनी ऑफ अस are for more than 10 to 15 years we have been together. We wouldn't have been able to be together if we were not changing, if we were not transforming. Yeah, we are all मैं समझ रही हूँ, आप सब समझ रहे हैं मैं ये क्या बात कर रही हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम सब ने अनुभव किया है। नाउ as students, we are aware of this multidimensional nature of our life. We have the responsibility to consummate its growth. The state of yoga is the consummation of human growth. It is the consummation of all the potentials contained in the human being. Yoga is a state of consummation, simultaneous consummation of biological, psychological and transpsychological. योग की अवस्था में आना, समाधि की अवस्था में आना, ये मनुष्य की सबसे उच्च अवस्था है। मनुष्य में जो भी क्षमताएं है, पोटेंशियल है, उसकी उच्च अवस्था हमने प्राप्त कर ली है। We have consummated the highest potential into a human being if we reach that समाधि अवस्था और द समत्व की अवस्था, या जिसको योग की अवस्था कहते हैं। We have come to the second half of the 5th chapter. 5वें अध्याय के दूसरे भाग तक हम पहुंच चुके हैं। The sense organs have an energy so that they reach out towards their respective objects. You are awake, your eyes are open. Eyes have the energy of sight contained in them. There can be eyes that do not see, but eyes that see, they have the sight, the seeing energy. So you are awake and your eyes are open. You cannot prevent the sight from reaching towards the object around you. It is not your volition, your choice. You do not have to make an effort. The seeing happens because the energy contained in the eyes, the optical instrument, the nerves, etc., they reach out towards their respective objects, the form, the color and the size. तो ये ऊर्ध्व भाग में, मतलब second half of वैशाली wants to say something. वैशाली, काय बोलायचंय तुला? Where are you?
अच्छा गुड डे. सॉरी माझं लक्ष नव्हतं. नाही मला थँक ते यू सुचित्रा. परिवर्तनाचं परत ऐकायचं होतं म्हणजे जरा ते पण मग तुम्ही पुढे गेलात मी थांबले नाही म्हटलं काही नंतर हरकत विचारू नाही. सगळं. नाही विचारायचं थांबून. माझं लक्ष नाही तर मॅडम म्हणून किंवा म्हणजे ताई म्हणून हाक मारायची, व्हॉट एव्हर यू कॉल मी. हा बोल, काय म्हणते? तुम्ही ते परिवर्तनाचं सांगत होतात ना, तर जसं तुम्ही हे होता तसं परिवर्तन आणि मग मला हो, तो मुद्दा नव्हता कळला. तो मुद्दा नाही कळला. हं. हा, तर जसा जसा अभ्यास करत जातो ना आपण, आपल्यामध्ये बदल येतो का नाही येत? बदल येतो. म्हणजे आपण आधी जसे वागायचो तसे आपण आता वागतो का? नाही. नाही. आपल्या ऍक्शन्स बदलतात, आपली विचारसरणी बदलते, आपल्या भावना बदलतात, आपल्या रिॲक्शन्स बदलतात आणि आपण काम करायची, कर्म करायची किंवा क्रिया करायची जी पद्धती आहे शारीरिक, तीही बदलते. त्या परिवर्तनाबद्दल मी बोलते. जैसे जैसे अभ्यास करत जातो, जैसे जैसे हम सीखते हैं, जैसे जैसे हम समझते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मसात होता है, हाँ, तो वो होने के बाद ना हमारी हम पहले जैसे थे वैसे नहीं रहते. हम नए तरीके से सोचते हैं, हमारी रिजिडिटी कम हो जाती है, हम और फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, राइट. हम फटाक से रिएक्ट नहीं करते, हम थोड़ा सा सोच समझ के, हमारे भावनाओं पे कंट्रोल आ जाता है. यानी बहुत जल्दी से सुख में उड़ी मार देना या सुख से नाचना या दुख में रोना, ये भी हम नहीं करते. हम जो भी है थोड़ा सा पॉज लेते हैं. तो सुख दुख नहीं महसूस करते ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जो बह जाते थे वो अब बह नहीं जाते. हाँ? और जो भी हम काम करते हैं तो हमारा ध्यान रहता है कि अगर हमने ये भगवत गीता पढ़ी है तो हम फल को नहीं देखना है. ये अभी मुझे करना जरूरी है, मैं कर लेती हूँ, जो होगा सो होगा. हा, असा आपण ऍटिट्यूड घेतो की नाही. म्हणजे आपला ऍटिट्यूड, आयुष्याकडचा ऍटिट्यूड बदलत जातो, लोकांकडचा ऍटिट्यूड बदलत जातो. आपण पहिले ज्या ज्या गोष्टींमध्ये वाहत जात होतो ती वाहून जात नाही आता आपण. आपण मोहमायामध्ये पडत नाही. ह्यालाच परिवर्तन म्हटलेलं आहे आणि हाच तो बदल आहे. इज इट क्लियर? हाँ, येस. यही ओके. यही चेंज और इसी चेंज और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि हम पहले ऐसे थे, अब हम वैसे नहीं है. हाँ? हम ज्यादा स्टेडी होते जाते हैं, अब हम बहुत जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होते, राइट. ओके. आगे ये थैंक यू वैशाली फॉर हाइलाइटिंग दैट पॉइंट. और ये पॉइंट बताने के बाद तुरंत वो कहती है, हमें समझाती है यहाँ पे कि देखो, हर एक इंद्रिय के पास अपनी अपनी ऊर्जाएं हैं. हाँ, और वो इंद्रिय के अंदर मैकेनिकल ऐसी चीजें हैं कि वो ऑटोमेटिक होती है. जैसे अगर तुम जागे हो, अगर तुम्हारी आंख खुली है तो सामने जो भी कुछ है ये तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा. तुम देख सकते हो, अगर तुम अंधे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम देख सकते हो और तुम देख रहे हो तो देखते हुए तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं दिख रहा. हाँ, अपने आप होता है. ये जो आंखों की शक्ति है उसको बाहर की चीजों का जो जुड़ने की उसकी क्षमता है. इट इज इनबिल्ट that the eyes will connect to the object when they are open automatically. अब उसमें फिजिक्स आता है, लाइट रिफ्लेक्शन होती है, ऑब्जेक्ट की लाइट है, आंखों की लाइट है, वगैरह वगैरह. बट सिंपल थिंग इज, इफ योर आईज आर ओपन, then what is in front of you, any object that is in front of you, they are going to see, whether you want to see or you don't want to see. You don't have a choice. You cannot say I'm going to keep my eyes open and not look. Huh? That choice is not there. सहजता से अपने आप तुम्हारी आंख उस वस्तु के साथ जुड़ेगी. उसका जो भी रूप है, रंग है, आकार है, इस चीज को आंखें देखेगी. Sight does not remain in the emptiness of space. आकाश तत्व में खालीपन में
आंखों की ऊर्जा यानी दृष्टा कहेंगे ना, देखने की क्षमता जो है, दृष्टि जो है, ये दृष्टि जो है आकाश के खालीपन पे टिकती नहीं है या रहती नहीं है। इट ट्रैवल्स थ्रू स्पेस, वो आकाश तत्व का भेद करते हुए रीचेस द ऑब्जेक्ट, वस्तु तक पहुंच जाती है। जो भी सामने वस्तु है, ये आकाश तत्व का भेद करते हुए उस वस्तु के साथ पहुंच जाती है, जुड़ जाती है। एंड इट ब्रिंग्स बैक एन इम्प्रेशन ऑफ कलर एंड साउंड एंड टोन, और पहुंच जाती है और साथ में उस चीज की जो चीज का जो संस्कार है वो ले आती है, यानी उसका रूप, रंग, आकार, हाँ, इन चीजों को वो देख लेती है। That impression reaches the sense organ and it creates a sensation. तो समझो अगर मेरी आंखों ने ये पेंसिल देख ली, अब आंखें खुली है, सामने पेंसिल है, तो ये पेंसिल का रंग, इसका आकार, अगर ये जो है, ये चीज जो है, ये मेरे आंखों तक इसका एक छवि या इसकी एक परछाई कहो या उसका एक रिफ्लेक्शन जो है, ये मेरी आंखों में एक तरंग की तरह आता है, एक संवेदना की तरह आता है। पेंसिल लिटरली नहीं आती, उसकी संवेदना आती है। इट क्रिएट्स अ सेंसेशन, दैट इंप्रेशन रीचेस द सेंस ऑर्गन एंड इट क्रिएट्स अ सेंसेशन। दिस इज अवर लाइफ, यही हमारी जिंदगी है। हर एक वस्तु, व्यक्ति को जो हम देखते हैं और जो वो वस्तु, व्यक्ति की संवेदना हम तक पहुंचती है, इसी को हम जिंदगी कहते हैं। बिकॉज ये पहला स्टेप ऑफ कनेक्टिविटी हो गया between you and nature, or you and the object. Okay, between the eyes and the object, the energies contained in the sensory organ, the senses reach out towards the objects, bring back an impression which gets converted into a sensation. तो क्या हुआ, आंखों को देखने की जो शक्ति है, इस शक्ति के द्वारा आंख उस वस्तु से जुड़ी और एक संवेदना, उस वस्तु की एक इंप्रेशन आया, यानी एक रिफ्लेक्शन आया और उसका एक सेंसेशन तैयार हो गया। ठीक है, दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द बॉडी विच रीचेस द ब्रेन। और जैसे ही आंखों में वो छवि पड़ी और वो जो संवेदना आई, तो एक विद्युत लहर निकलती है। आंखों को ऑप्टिक नर्व है, those who know your anatomy, you know there are nerve endings in each and every organ of our body. So आंखों की जो ऑप्टिक नर्व है ना हमारी, वो एक विद्युत लहर हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। So the eyes will relate an electrical current to our brain. Okay, it gets interpreted according to your upbringing, your education. और तुम्हारे ब्रेन में पहले से जो नॉलेज है, पहले से स्मृति में उस चीज को लेकर जो ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ डायरेक्टली जुड़ जाता है, और वो ज्ञान तुम्हारे पास जितना है उसके हिसाब से तुम इस चीज को देखते हो। तो मुझे पहले से पता है, बहुत बार मैं जानती हूं कि इस चीज को पेंसिल कहते हैं, तो देखते ही दिमाग में शब्द पेंसिल आ जाता है। ओके, एंड इट हैपेंस विथ लाइटनिंग स्पीड। बोलने को जितना टाइम लगा उतना टाइम नहीं लगता, क्षण में हो जाता है, ये एक तुरंत हो जाता है। कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग टू अर्जुना, इस बात करने के पीछे क्या मतलब है, तो कृष्णा अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट विच इज born of the contact with the outer, that sensation has a beginning and an end. जो भी चीज के साथ तुम जुड़ोगे और उसकी जो भी संवेदना तुम्हारे तक पहुंचेगी, उसको एक शुरुआत है और अंत है। वो संवेदना निकली, वो संवेदना पहुंच गई। हर एक चीज को एक शुरुआत है, एक अंत है।
दे आर लिमिटेड बाय स्पेस एंड टाइम। क्यों शुरुआत है और अंत है? क्योंकि ये काल और स्थल, टाइम एंड प्लेस से सीमित है, लिमिटेड है। दे आर लिमिटेड बाय द फिजिकल कंडीशन ऑफ योर बॉडी। जो शरीर की क्षमता है इससे वो सीमित है। दे आर लिमिटेड बाय द स्टेट ऑफ योर माइंड। मन की जो अवस्था है उसके साथ भी वो सीमित है। So we are limited by the mind, by the body, by time, by space. So we will only know within that limitation. तो उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो उस सीमाओं के बीच, उस सीमितता में, शरीर मन इंद्रियों की सीमाओं में, स्थल और काल की सीमाओं में जो हम ग्रहण कर सकते हैं उतना ही ग्रहण होता है। This reaching out towards the object, receiving the impression, the feeling, the sensation, and conversion into a reaction, all this is a conditioned process. पेंसिल देखी, आंखों तक रिफ्लेक्शन आया, ब्रेन तक संवेदना गई, मेरे पास ज्ञान है कि इसे पेंसिल कहते हैं, इस वस्तु के साथ मैं जुड़ गई और मुझे पेंसिल बहुत पसंद है, तो मैं खुश हो गई। या तो अरे ये किसकी पेंसिल है, ये तो मेरी नहीं है, तो मुझे, मैं, ये मेरी नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी पेंसिल चाहिए। तो यू नो रिएक्शंस, उस चीज को लेके, उस व्यक्ति वस्तु को लेके हमारे में से अलग अलग रिएक्शन जो निकलती है, ये जो भी कुछ होता है इसी को जिंदगी कहते हैं। और ये जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ, हम और वस्तु के जुड़ने के साथ, लेके ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बीच में जो भी हो रहा है, सिंपली he is saying whatever is happening between me as an object and me as an subject and the object, whatever is happening is limited and conditioned. Is it clear? कैसे हम सीमित है और कैसे हम आदत से मजबूर है। जितना ज्ञान है हमारे पास उसके हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। तो वी आर लिमिटेड, नॉट ओनली आर वी लिमिटेड, वी आर ऑल्सो, all our reactions are conditioned reactions. It is a very limited process. It depends upon your physical condition. Yes, Suchitra, tell me. हा सेम पॉइंट आपण केनामध्ये पण डिस्कस केला होता मला Yes. वाटतंय. सेम Yes. ना? Yes. हा. केन उपनिषद मध्ये पण हाच मुद्दा की कसं मी द्रष्टा म्हणून जेव्हा एखाद्या वस्तूला जुडते आणि मी एक, हे शरीर जे आहे, माझं शरीर, माझं मन जे सगळं सीमित आहे, सीमित राहून जर मी कनेक्ट झाले तर ते लिमिटेडच राहणार आहे. नॉलेज पण लिमिटेड राहणार आहे, एक्सपिरियन्स पण लिमिटेड राहणार आहे. ओके, बट एम आय लिमिटेड केन मध्ये तो पॉइंट होता की हे जे शरीर आहे, हा जो मन आहे, हे शरीर मन म्हणजे मी का? तर नाही, हे माझं शरीर आहे, माझं मन आहे, पण हे मी वेगळी आहे. सो इट वॉज अबाउट अद्वैत. ऑल उपनिषद आर अबाउट, फायनली सगळे उपनिषद आपल्याला ब्रह्मणची ओळख करून देतात, अद्वैतच आहेत. राईट, येस, यू आर राईट. इफ यू आर इल, though you may be kept in a beautiful room, you may be awake, your eyes may be open, and yet they shall not see, because the feeling is inward, feeling the sensation of the disease, of the pain, the agony. So the contact with the outer is dependent on your body, mind and brain, etc. That is one limitation. इकडे उदाहरण यहाँ पे ना वो एक अच्छा एग्जाम्पल दे रही है. अब ये जो समझाया एक उदाहरण देके कि भाई हमारी आंखें अगर खुली है, हम देख रहे हैं, तो वस्तु से जो भी सामने आएगा उस चीज से हम जुड़ेंगे. अब लेकिन देखो, जुड़ने के बाद ये मेरा है, मुझे अच्छा लगा, ये मेरा नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये जो रिएक्शन, ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग बाहर से नहीं आई. ये पेंसिल मेरी है, इसका सुख, या तो ये पेंसिल मेरी नहीं है, इसका दुख, ये इस पेंसिल से नहीं आया. कहां से आया?
मेरे अंदर से आया, बहुत सुंदर जगह पे तुम हो, बहुत सुंदर रूम, सजी धजी, बहुत सुंदर जगह पे हो, लेकिन तुम बीमार हो, लेकिन तुम दुखी हो, तो क्या वो सुंदरता का अनुभव तुम्हारा सुखद होगा? नहीं होगा। हाँ, क्योंकि या तो तुम शारीरिक बीमार हो, या तो तुम मन से दुखी हो, यानी मानसिक बीमारी है, राइट? सो इफ यू आर इन पेन, इफ यू आर इन अनहैप्पीनेस, यू विल नॉट बी एबल, आंखें खुली है, सुंदरता से जुड़ रही है, लेकिन सुख का एहसास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर, मन के अंदर दुख है। तो सुख और दुख दोनों कहाँ थे? क्या वो सुंदर वस्तुओं में थे? क्या वो सुंदर निसर्ग में थे? नहीं, ये हमारे अंदर है, ये हमारी सीमितता है। यस विजया, बिल्कुल, दिस इज द लिमिटेशन। ये एक लिमिटेशन हो गई। हाँ, अब दूसरी लिमिटेशन देखो। Secondly, the interpretation of the sensation which is necessary for reacting or responding is very much conditioned by the racial conditioning, the religious conditioning, by the country in which you live, by the national conditioning, socio-economic conditioning, etc. Your interpretation of the sensation and your reaction to that sensation is heavily conditioned, first by physical and then by psychological. तो एक तो शरीर से तुम सीमित हुए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब देख लो, हमारे मन पर, हमारे चित्त पर देश की, समाज की, कुटुंब की, संस्कृति की, इन सब के नियमों की सीमितता हमारे अंदर होती है। तो जब भी उस चीज को देखोगे, पहचानोगे, तो उस पहचान को, जो रिएक्शन अंदर से आएगा, ये या तो तुम्हें जिस तरह से तुम्हारा अपब्रिंगिंग हुआ है उस हिसाब से आएगा, या तो तुम्हारे देश में वो चीज चलती है या नहीं चलती है उस हिसाब से आएगा, या तो तुम्हारी अमीरी गरीबी की जो बाह्य अवस्था है उस चीज से आएगा, या तो तुम्हारे समाज ने तुम्हें जो सिखाया है उस चीज से आएगा। तुम्हारा रिएक्शन अनेक चीजों पे अवलंबित है, तुम्हारा रिएक्शन बहुत सारे चीजों पे डिपेंडेंट है, और इसीलिए वो लिमिटेड है। इज इट क्लियर? फर्स्ट यू आर फिजिकली लिमिटेड, सेकेंड यू आर साइकोलॉजिकली लिमिटेड। अब थर्ड लिमिटेशन देख लो, द सेंसेशन डज नॉट लास्ट, इट इज टेम्पररी। ये तीसरा सीमितता है। संवेदना की शुरुआत हुई, संवेदना खत्म हो गई। एक्शन की शुरुआत हुई, रिएक्शन दिया, खत्म हो गया। तो ये सेंसेशन कायम स्वरूपी नहीं रहता, शुरुआत होती है और अंत आ जाता है। तो इट इज टेम्पररी, ऑलराइट, इट डज नॉट last, it is a momentary fleeting event that takes place, क्षणार्थ हो जाता है, क्षणिक हो जाता है। अब भी आया, महसूस हुआ, खत्म भी हो गया। हाँ, क्या तुम 2 घंटे तक, 24 घंटे तक कंटिन्यूसली एक्साइटमेंट में रह सकते हो या सैडनेस में रह सकते हो? किसी भी भावना में हम कंटिन्यूसली नहीं रह सकते। कुछ समय के बाद वो भावना खत्म हो जाती है, दूसरी आ जाती है उसकी जगह पे, और विचार तो चालू ही रहते हैं। हाँ, जाने दो, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, तुरंत खुद को तुम फीलिंग को चेंज करने की कोशिश करते हो, राइट? तो द सेंसेशन डज नॉट लास्ट, इट इज मोमेंटरी फ्लीटिंग इवेंट दैट टेक्स प्लेस विच हैज अ बिगिनिंग एंड एन एंड। Supposing everything is intact and you have reacted to the sensation, to the interpretation, that reaction or that interacting in turn leaves the feeling of like or dislike. अरे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अरे मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये जो फीलिंग है ये रह जाती है, लेकिन वो जो संवेदना है, वो जो विद्युत लहर थी और वो जो रिएक्शन थी, रिस्पॉन्स था, वो खत्म हो जाता है।
फिर क्या रह जाती है? तो वो संवेदना की परछाई रह जाती है। वो वाली परछाई है ना, अब शायद आगे वो बताएगी ही, लेकिन वो परछाई हमारे साथ बहुत ज्यादा समय तक रहती है। हम लोग तो कभी कभी कहानी भी भूल जाते हैं। इस व्यक्ति को लेके कुछ अच्छा हुआ था, या इस व्यक्ति को लेके कुछ बुरा हुआ था मेरे साथ, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या हुआ था, लेकिन अच्छा नहीं था। हाँ, या तो बहुत अच्छा था, क्या हुआ था कुछ याद नहीं आ रहा। वो जो परछाई है, the sensation, that reaction, okay, supposing everything is intact, you have reacted to the sensation, to the interpretation, that reaction or that interacting in turn leaves the feeling of like or dislike, so that which happens in a moment gets continuity and remains in your memory as a pleasure or pain. सुख या दुख का जो अनुभव भी याद नहीं रहता, कहानी भी याद नहीं रहती, लेकिन वो जो भावना है सुख या दुख की, वो सदा के लिए हमारे चित्त में बस जाती है। Sometimes, like even after many lives it continues, it goes way back. अनेक जन्मों की ये संवेदनाएं, सुख या दुख की जो परछाइयां है, ये हमारे अंदर होती है। इसलिए कभी हमने इस व्यक्ति को देखा नहीं है, पर पता नहीं देखते ही मन भर आया, देखते ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, देखते ही बहुत अच्छा लगा। Those things happen with us, right? So they are the fertile soil for all the misery to grow. और ऐसी परछाइयां, ये सुख दुख की परछाइयां जो हमने हमारे सबकॉन्शियस में, सुप्त मन में, चित्त में जो अनेक जन्मों की परछाइयां इकट्ठा की है, इसमें बहुत कुछ उग सकता है। वो संस्कार जो है ये फलित होते हैं, यानी इनको बीज अंकुर, इनके जो बीज है ये बीज की तरह है, और उनके अंकुर फुटते रहते हैं। दैट इज द फर्टाइल सॉइल। Friends, if you can remember the Tanu Vichchinna Udara that Patanjali describes in his Yoga Sutra, not only that, he says that anytime it can happen, even after you have reached संप्रज्ञात समाधि, अगर कुछ ये सुख दुख के संस्कार अगर थोड़े भी कहीं रह गए हो कोने में, चित्त के कहीं तो भी कोने में, वो चित्त प्रसादन, चित्त शुद्धि के बारे में बात करते हैं। इफ योर कॉन्शियसनेस कैरीज इवन द softest of shadows of pain and pleasure, you might attain great heights in meditation, in samadhi, and they will suddenly rise up. ये जो विभूति पाद, नहीं, द लास्ट पाद ना, उसमें वो ही टॉक्स अबाउट दिस, कैवल्य पाद में वो इसके बारे में बात करते हैं कि वो जो संस्कार है वो उठ सकते हैं, और फिर बाद में वो समझाते हैं अगर ऐसा होता है, अगर तुम समाधि की अवस्था में हो और तुम समत्व में हो और कोई संस्कार अगर सुख दुख के उठ जाए तो क्या करना, तभी क्या करना है, ये वो समझाते हैं। So anyway, so they are the fertile soil of all the misery to grow. Therefore, तो कभी कभी हमको पता भी नहीं है ये व्यक्ति से हमें इतना गुस्सा क्यों आता है, हम इसको हम इसके पर हमेशा इरिटेट, ये मुझे क्यों करता है कुछ, और वो व्यक्ति सोचता है यार मैंने तो इसको कुछ नहीं किया, लेकिन मैं सामने जाता हूँ ना तो ये मेरा बॉस है या ये मेरा जो भी है कलीग, ये मेरे से बहुत चिड़चिड़ करता है। हाँ, ये जो हमारे कर्म के जो बंधन बन गए, वो सुख या दुख के जो अनुभव उसके साथ हुए होंगे, उसकी ये परछाइयां है, और वो परछाइयां एक्टिव हो जाती है। Therefore, a student of yoga, an explorer of the alternative culture, an alternative way of living, does not attach undue importance to this drama of sensations. तो ऐसी, अब हम सब मेडिटेटर्स है, राइट? इतना मेडिटेशन करते हैं, अभ्यास करते हैं, योग करते हैं, फिर भी ट्रिगर हो जाते हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी कभी हम जेलसी फील करते हैं, कभी कभी एनवी फील करते हैं,
हम कभी कभी ट्रिगर हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, कभी कभी बैठ के बहुत रो लेते हैं। हमारा हमको पता है कि हमारा हमने रोना धोने के बीच में नहीं पड़ना, या तो सुख या दुख के झूले में नहीं झूलना है, फिर भी हमसे हो जाता है। ऑलराइट, अगर हम योग अभ्यासु है तो हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं? हाउ विल यू स्टॉप दीज ट्रिगर्स? बाय, यस वैशाली. तुम्ही आधी सांगितलेलं की आपल्या ब्रेथ बरोबर तुम्ही हे केलं हा, तर मग आपण ते कंट्रोल करू शकतो. बरोबर आहे. ते तर ती संवेदना आहे ना, तिला सौम्य करण्यासाठी लांब श्वास घेतला की ती संवेदना शांत होते. हा, ती टेक्निक झाली. हा, की संवेदना शांत करायची रीत, एक एक टेक्निक, अनेक टेक्निक आहेत. पण इथे जे आहे खूप छान आहे. जे जे काय असे ट्रिगर झालो समजा आपण, आणि अगर हम ट्रिगर हो जाते हैं तो हमने उसको महत्व नहीं देना है. मैं इतनी समत्व में रहने वाली, मैं कैसे ट्रिगर हो गई, ये अगर ख्याल तुम्हें आ गया तो गई भैंस पानी में, गए काम से. ओके, बिकॉज दैट इज फीडिंग द ईगो. डोंट गिव इम्पोर्टेंस इफ यू गेट ट्रिगर्ड. इट्स ओके, होता है, रो लिया, खत्म हो गए, उसको महत्व नहीं देना. जिन जिन चीजों को तुम महत्व दोगे वो फिर से जाके चित्त में घर बना लेगी, नए संस्कार क्रिएट करेगी. ऑलराइट, सो यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन: डू नॉट अटैच अनड्यू इम्पोर्टेंस टू दिस ड्रामा ऑफ सेंसेशंस. ये मेरा मन है, ये नाच, वो ये मंकी माइंड चलते रहता है, उसको ध्यान नहीं देना है. मैत्री करुणा मुदि तो उपेक्षा, उपेक्षा करनी है उसकी. अपुण्य जो भी, ये अपुण्य है, अपुण्य जो भी है उसकी उपेक्षा करनी है. सो do not give undue importance to this drama of sensation, this drama of receiving impressions, converting them into sensation, interpretation, reacting. It has to go on, it shall go on in the limited orbit of the biological and the psychological, and the person will go through that drama without attaching very much importance to it, without feeling miserable or feeling elated or getting excited by it. अब ध्यान में आया कि वो जो पहली चीज, पहला लिमिटेशन बॉडी का, दूसरा, क्योंकि ये संवेदना सिर्फ शरीर में महसूस होती है, दूसरा लिमिटेशन माइंड का, उसको शुरुआत है नहीं, माइंड का है तो हमारे पर जो भी क्या बोलते हैं, समाज के जो भी बंधन है, या तो आई वांट टू से कल्चरल कंडीशनिंग. ओके, तो हमारी जिस संस्कृति में हम पले बड़े हैं उसके हिसाब से हमारा मन रिएक्ट करने वाला है. ये सेकेंड लिमिटेशन. थर्ड लिमिटेशन, ये संवेदना आती है, खत्म हो जाती है, वो क्षणिक है, शुरुआत है और अंत है. इतनी सीमित चीज जो है, इसको महत्व क्यों देना? तो ये सीमित जो कंडीशनिंग जो भी उन्होंने समझाई हमें, 3 लिमिटेशन, इसलिए समझाई कि अब समझे कि क्यों अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड why we should not give so much importance? Oh, I felt like this, oh, I felt like that, oh, this was so painful, oh, this was so pleasurable. सारा ड्रामा है. अब भी सीन चेंज, स्क्रिप्ट चेंज, डायलॉग चेंज, सब कुछ चेंज हो जाएगा. हाँ, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, और जो हो रहा है उसको हो जाने दो. फील योर फीलिंग्स फुल्ली एंड अलाउ देम टू ड्रेन. ओके, द नीडफुल विल बी डन. अगर तुमने उसको महत्व नहीं दिया, तुम अगर दृष्टा बन के, अच्छा मुझे रोना आ रहा है, अच्छा ये गुस्सा महसूस हो रहा है, अच्छा मैं जेलसी एनवी फील कर रही हूँ,
अच्छा, स्वार्थ का विचार मेरे दिमाग में आके गया। अगर तुम सिर्फ उसको एक ऑब्जर्वर करके, एक थर्ड पर्सन दृष्टा बनकर अगर तुम देखते हो और कुछ भी नहीं करते हो, द नीडफुल विल बी डन, जो होना है होकर खत्म हो जाएगा, अपने आप होगा, होने दो। हाँ, हम हमारे मन के विचार भावनाओं से हम इसमें बाधाएं डालते हैं, हम इंटरफियर करते हैं, हम डिस्टर्ब करते हैं। Yeah, so that allow it to happen, the needful will be done. If the needful is done with a non-personal, non-subjective, non-attached, non-involved way, if it is done so, then the inner equanimity will be sustained. मेरा चित्त स्थिर है और मैं सोच रही हूँ, अच्छा तो ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही है, ओ अब मेरे को धीरे धीरे इस बात का गुस्सा आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। कहीं भी अटकना नहीं, कहीं भी उलझना नहीं, कहीं भी चिपकना नहीं, बाहर रहना और ड्रामा जो हो रहा है होने देना। और वो होते होते अगर तुमने कुछ बोलना पड़े या तुम्हें कुछ करना पड़े तो तुम सहजता से बोलोगे और सहजता से करोगे। तुम्हारा रोल तुम कर लोगे, निभा लोगे इजीली, ऑटोमेटिकली। यस वैशाली, टेल मी। सॉरी. कशाला सॉरी? पण ह्या सगळ्यामध्ये सातत्य नसतं ना ताई. म्हणजे आज आता तेच आहे. कळलं, म्हणजे आज आता मी दिवसभर म्हणजे हे करीन अगदी, की नाही आपल्याला असं वागायचंय, पण उद्या ते नकळत एकदम परत पहिल्यासारखंच होतं. हा, मग जेव्हा न कळत पहिल्यासारखं झालं ना, तेव्हा तू न कळत झालेल्या गोष्टीला जर रिॲक्ट नाही झाली, तर तिसऱ्यांदा होताना किंवा दुसऱ्यांदा होताना ते त्याचा काळ वाढत जाणार. म्हणजे आता तू काल ठरवलेलं तरी आज ट्रिगर झाली, तर आणि त्या ट्रिगरला तू रिॲक्ट नाही झालीस, तर 2 दिवसांनी ट्रिगर होशील, मग 2 महिन्यांनी होशील, मग 2 वर्षांनी होशील आणि मग नाही होणार. नाही. प्रयत्न कधीपर्यंत करायचे? जोपर्यंत सहजता येत नाही आणि प्रयत्नांची गरज लागत नाही, आपोआप होतं, तोपर्यंत मात्र प्रयत्न करत राहावं लागणार. ओके. यस, वेरी ट्रू. आणि खूप वेरी गुड फॉर सेइंग दैट कि यस हम लोग बहुत डिसाइड करते हैं लेकिन नहीं होता है। लेकिन अगर एक बार हम चूक गए, एक बार अगर हमने जो भी डिसाइड किया था कि नहीं नहीं हम बिल्कुल चित्त को शांत रखेंगे और फिर भी ट्रिगर हो गए, तो उसी बात के लिए वो कह रही है कि वो जो ट्रिगर हो गए उसको रिएक्ट मत करो, शांत रहो, ठीक है, हो गई, घसरला पाय, झाली चूक, जाऊ दे, परत आपण अजून जास्त सजगता ठेवूया, पुढच्या वेळेला नाही होणार ह्याची काळजी घेऊया. आणि पुढच्या वेळेला न होण्याची काळजी घ्यायची, तरी सुद्धा पाय घसरला, परत उठायचं, परत म्हणायचं की नाही होऊ देणार. हा, प्रयत्न शुरू ठेवायचे. ऑलराइट, ओके. सो इस तरह से अगर इन्वॉल्व हुए बगैर, अटैच हुए बगैर, पर्सनल लेवल पे वो लिए बगैर अगर हम करते गए की मेरी गलती हो गई, असं कसं माझ्याने कसं चुकतं, मी अजूनही शिकत नाहीये, एवढं मी ठरवलेलं तरी सुद्धा परत माझ्या बरोबर तेच होतंय, काय मला काय कळतच, हे झालं उलझणं. ही झाली स्वतःशी अटॅचमेंट, ही झाली स्वतःला दिलेली रिॲक्शन. नो रिॲक्शन, नो अटॅचमेंट, नो उलझणं, नो इन्व्हॉल्वमेंट. असं करत राहिलो तर तू जे विचारत होती, then the inner equanimity will be sustained. मग आतलं जे समत्व भाव आहे तो कायम स्वरूपी राहू लागणार. या सो अगर इस तरह से हम प्रयत्न करते रहे तो समत्व का भाव जो है ये धीरे धीरे इसकी कालावधि बढ़ती जाएगी, जब तक कि हम ऑल द टाइम इस अवस्था में नहीं पहुंच जाते. But if every experience, every event of painful or pleasurable sensations and your reaction and the response of the other person are going to give you a jolt
every second minute of a like or a dislike, this is going to be stored in your consciousness as a preference or a prejudice. Then there will be hundreds of inhibitions added every day. मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ. अगर समझो तुम्हारे साथ कुछ आज अच्छा हुआ हो, छोटी से छोटी बात होने दो या बड़ी होने दो, या तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ हो. कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? एक बार. उसी बात को जब तुम दिमाग में सोचते हो, दोहराते हो, तो वही बात जो बाहर एक ही बार हुई थी, वो दिमाग में 100 बार हुई. एक ध्यान रखने का, बाहर हुई दिमाग में होने नहीं देना. डोंट एक्शन रिप्लेट इन योर माइंड. इफ यू एक्शन रिप्ले अगर करते रहोगे तो आप बार बार बोलोगे मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. और अगर तुमने 100 बार बोल दिया आई लाइक्ड इट, आई डिसलाइक्ड इट, आई लाइक्ड इट, आई डिसलाइक्ड इट, अगर तुमने 100 बार बोल दिया ना, तो तुम्हारे अंदर वो प्रेजुडाइज या प्रेफरेंस बन के बैठ जाएगा. जिंदगी में ये चीज कभी पसंद नहीं आएगी, तुम प्रेजुडाइज्ड हो जाओगे. हमेशा यही चीज पसंद आएगी, तुम प्रेफरेंस बन जाएगा. ये बन गए कर्म संस्कार जो हमारे चित्त में घर बना लेंगे बीज की तरह. ऑलराइट. और जब भी वो चीजें सामने आएगी तब ये बीज अपना सर ऊपर उठाएंगे. when the circumstances are right, when there is warmth and water and everything, then the seed will start sprouting. Okay, then there will be hundreds of inhibitions added every day. Therefore the student of yoga provides the needs on the biological level scientifically. तो जो योगी है ना, तुम्हारे मेरे जैसे जो योग अभ्यासु है, ये शरीर की जरूरतों को, शरीर की जो गरज है उसको शांत करते रहते हैं. शरीर को जितना खाने की जरूरत है उतना खाओगे, जितना पीने की जरूरत है उतना ही लोग पियोगे, जितना सोने की जरूरत है उतना ही सोओगे. हाँ, सो बायोलॉजिकल नीड, हमारे शरीर को जो जो जरूरत है उसकी जरूरतें पूर्ण होगी. इट डज नॉट गेट टू मच इन्वॉल्व साइकोलॉजिकली इन द डाइट ऑफ फूड, क्लोथिंग, सराउंडिंग्स. हाँ, तो यहाँ पे मुझे ये नहीं मिला, साउथ इंडिया में जाके रोटी है क्या, रोटी है क्या घूम पूछते नहीं घूमोगे. हाँ, गपचुप चावल खा लोगे. हाँ, सो वी विल नॉट गो ऑन कंडीशनिंग से के हिसाब से नहीं जिएंगे. और जिस देश में गए हो वहां उसके हिसाब से कपड़े पहनोगे, जिस देश में गए हो उसके हिसाब से तुम आहार करोगे. तो शरीराचे थोडक्यात लाड नाही करणार, शरीराच्या गरजा पूर्ण करायच्या आहेत. टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी विथ वॉट एवर अवेलेबल तुम उसको पूर्ण करोगे. राइट. तो ये हो गया साइंटिफिक अप्रोच. ही प्रोवाइड्स द नीड्स with the austerity of a scientific approach. That which is deserved is provided to the body without feeling very much pride or vanity for it. देखा, वहां गई तो भी मैंने मेरा सात्विक डाइट पकड़ के रखा. ओके, या तो जहां भी गई मैंने मेरा व्हाटएवर, तो वो गर्व जो है ना कि मैं वीगन हूँ, मैं सात्विक हूँ, मैं वगैरह वगैरह, जो भी खुद के बारे में आहार को लेके तुम्हारा जो भी है, वो उसको तुमने गर्व में बदलने नहीं दिया है. तो गर्व भी नहीं है और उसको भूखे भी नहीं मार रहे हो. यू आर नॉट इवन डिनाइंग द बॉडी. You are not taking pride in the diet that you're giving to the body, and you are not even starving the body, denying the body, because the biological needs are shared by it with all the non-human species. हर शरीर को आहार की जरूरत है, चाहे प्राणी हो, कोई भी जीवात्मा हो या मनुष्य हो. We cannot deny that we belong to the material world, to the biological world, to the creature world. तो हम एक प्राणी है, हम इस दुनिया में बाकी प्राणियों की तरह रहते हैं. हमारा एक शरीर है, ये शरीर की कुछ जरूरतें हैं, उस जरूरत से हम
शरीर को ना वंचित रखेंगे और ना ही उसके लाड़ करेंगे या उसको ज्यादा what I mean, right? So we will not even pamper it, and we will not even starve it. Both of it we will not do. We are creatures, and there are creature needs of the body that have to be provided scientifically. जो भी कुछ करेंगे वैज्ञानिक पद्धति से, हाँ, एक कण भी ज्यादा नहीं, एक ड्रॉप भी ज्यादा नहीं. योगा, द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इज अ साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग. एंड तो योग यही है, जीव और जगत और जीवन, ये कैसे, इसका ही अभ्यास यानी योग है. एंड व्हेन इट कम्स टू द साइकोलॉजिकल, द कंडीशन पार्ट, तो ये हो गया शरीर का. अगर मन की बात हम लेते हैं, द स्टूडेंट ऑफ योगा गेट्स अक्वेंटेड विद देम. तो मन, हमारा मन कैसा है, हमारा एटीट्यूड एप्टीट्यूड कैसा है, हमारे मन का हम अभ्यास करेंगे. कैसे करेंगे खुद के मन का अभ्यास? थ्रू धारणा, ध्यान, प्रत्याहारा. This acquaintance with the inner conditioning, inhibitions, distortions, imbalances, this acquaintance with them will make him watchful so that they do not interfere with the response to the situation. मैं आदत से मजबूर हर बार ऐसी वाली सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ. जब मैं खुद का अभ्यास करूंगी, मेरे मन का अभ्यास करूंगी, मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन से कंडीशंस में किस किस तरह से रिएक्ट करती हूँ. ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं दूर भागती हूँ. वो चीज बहुत पसंद है, उसके पीछे भागती हूँ. ये चीज मेरे को जहां जहां मिलेगी मैं लिए बगैर नहीं छोड़ूंगी. तो ये जो मेरा मन उन चीजों के पीछे भागता, ये जब मैं अभ्यास कर लूंगी, धारणा, ध्यान, तो मैं प्रत्याहार के माध्यम से धीरे धीरे अपने ही मन को लगाम लगा लूंगी. हाँ, न घोड़े दौड़ाने हैं, न घोड़ों को अचल करना है. एक पेस पे, यू वांट द हॉर्स टू ट्रॉट, you don't want the horse to go jumping around, you don't want the horse to stand still. Yeah, you want it to be move at a steady movement. So so-called mind, so the student of yoga is very watchful, and we will very watchful that the so-called mind does not go on creating wants, extending the sphere of wants. Please do see this. No, I missed 2-3 lines. The handling of the psychological realm, जब हम मन को काबू में रख लेते हैं ना, when the realm is not allowed to create new want, तो हम रोज रोज नई गरज तैयार नहीं करते. हाँ, गरज नहीं, नीड्स नहीं, वांट्स. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, रोज नया कुछ चाहिए. अगर मन काबू में है तो ये जो रोज नया कुछ चाहिए, ये इच्छाएं हमारी कम हो जाती है, धीरे धीरे रुक जाती है. बायोलॉजिकल नीड्स आर लिमिटेड. शरीर को तो बहुत सीमित चीजों की जरूरत है, बट द साइकोलॉजिकल वांट्स कैन बी एंडलेस एंड इट कैन बी इन्यूमरेबल. शरीर तो तृप्त हो जाता है, मन तृप्त नहीं होता, मन नहीं भरता. Like from that movie I had given you an example where he says that भूखा है ना, उसको खाना मिल जाए तो उसकी भूख मिट जाती है. लेकिन जो भूखा नहीं है और जिसके पास बहुत कुछ है खाने को, उसकी भूख कभी नहीं मिटती, क्योंकि वो नया ढूंढते ही रहता है. हाँ, ये मानसिक भूख है. तो ये मानसिक भूख जो है, इसको हम रोक सकते हैं अगर मन को काबू में ले आए. इसलिए so the student of yoga is very watchful of the so called mind. तो ये मन है ना, इसको बहुत हम लोग तैनात रहते हैं. ये मन बहुत मस्ती करता है, इसको इसके ऊपर पूरा ध्यान रखना है. And it does not go creating wants, extending the sphere of wants. Please do see this. I call it an alternative culture because the present civilization which we are sharing with the rest of the world says increase your wants. जिस दुनिया में हम आज रह रहे हैं, हाँ, ये तो विमला जी कह रही है, तब से तो अब 1000 गुना बढ़ गया है. जिस दुनिया में रह रहे हैं, अगर आप कोई भी स्मार्टफोन हाथ में ले लो, और अगर आप कोई भी ऐप उसकी खोल लो, इतनी एड्स आती है
कि जो तुम्हें बोलती रहती है तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें ये चाहिए। I'll give you a simple example. So when I'm playing chess on my phone और गेम खेलते हैं, बहुत सारी एड्स आती हैं। तो क्लीनिंग इम्प्लीमेंट्स की इतनी सारी एड, ऐसा वाला लंबा वाला झाड़ू, ऐसा वाला ब्रश, वैसा वाला सोप, एज इफ आज तक जो झाड़ू और जो साबुन से मैं मेरा बाथरूम क्लीन करते आ रही हूँ वो काफी नहीं है। तुम्हें इसकी भी जरूरत है, तुम्हें उसकी भी जरूरत है। उसी तरह फूड, तुम जो रोटी सब्जी खाते आ रहे हो वो काफी नहीं है। तुम पिज्जा ले लो, कोल्ड ड्रिंक मंगा लो, ये ले लो, वो ले लो। एवरी वॉन्ट्स वॉन्ट्स एंड वॉन्ट्स। जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं वहां पे हर चीज हमें आकर्षित करती है। जैसे कि दुनिया की भूख मिटने वाली नहीं है। कितना भी नया चीजें ले आओ, ये दुनिया तो उपभोग लेती ही रहेगी एंडलेसली। So the hunger never stops. I call it an alternative. When you increase your wants, you want more and more and more. When you will start inventing things so that your civilization will get enriched by that. Right from deficit budgeting to increasing the field of your psychological want. Is that the way of your living? No budget. देखो, अब पहले किराने की दुकानें थी, तो किराने की दुकान में हमको जो चाहिए था हमारे हाथ में लिस्ट होती थी। हम वहां जाते थे, दुकानदार से कहते थे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये 4 चीजें दे दो, बिल बना देते थे, पैसे देते थे और आ जाते थे। जब मॉल में जाते हो या सुपरमार्केट में जाते हो, सुपरमार्केट में वो 4 के अलावा 10 चीजें और उठा लाते हो। आंखें जुड़ गई, संवेदना आ गई, गरज निर्माण हो गई। Where there was no need, a want has been created. Yeah. So all the time the wants are being created. So that is the thing, that you want more and more. तो ये कोई जीने का तरीका है? Think of it. Yoga says just the opposite. It says understand the needs, provide for them scientifically, aesthetically, ब्यूटिफुली, हेल्थीली। तुम्हारी शरीर की कौन कौन सी जरूरतें हैं, तुम्हारे मन की कौन कौन से जरूरतें हैं। नीड्स के बारे में बात हो रही है, वांट्स के बारे में नहीं। जो भी जितना भी जरूरत, जो भी तुम्हारी जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करो। कैसे करो? सुंदर तरह से, हेल्दी तरह से। ऐसा नहीं कह रहे गरीबी में रहो। ओके, अगर मुझे प्योर व्हाइट ब्लैंकेट ही चाहिए, दुबे कहते हैं ओढ़ने के लिए, आई कैन हैव दैट प्योर व्हाइट दुबे, इवन इफ इट इज कॉस्टिंग 10 times मोर देन योर रेगुलर चद्दर। उसकी कीमत ज्यादा हो सकती है। अगर मुझे उसमें सुख शांति मिलती है, मैं वो ले सकती हूँ। मैं अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ। अच्छी अच्छी चीजों का उपभोग आप जरूर लो। बिल्कुल श्री कृष्ण भगवत गीता या विमला जी ये नहीं कह रही है कि सुंदर जिंदगी मत जियो। जियो, सुंदर जिंदगी जियो, लेकिन साइंटिफिकली जितना जरूरी है उतना ही। या you can have the best car but have one car, right? So you don't need, you cannot sit in 2 cars at the same time, right? These are just small examples. इससे तो और बहुत, अगर आध्यात्मिक रीत से अगर देखने जाए तो इसमें और एग्जाम्पल्स बहुत बनते हैं, बट इट्स ओके, वी विल स्टॉप, वी विल जस्ट स्टे विद दिस। योगा सेज जस्ट द ऑपोजिट। Oh, it's time up. Okay, I'll just finish this paragraph and then we will stop. Understand the needs, provide for them scientifically, aesthetically, beautifully, healthily. But in the psychological sphere,
see that wants are not created, because wants complicate the realm of the needs, and people become incapable of discriminating the mind, creating the wants from the needs of the body, and they are interwoven together. हाँ, लेकिन गरज और जरूरत और चाह, हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और मुझे मेरी जो जरूरतें हैं, ये दिमाग के अंदर मिक्स हो जाती है। कौन सी जरूरतें हैं और कौन सी चाह है, ये हमें पता नहीं चलता। So you have to discriminate between your needs and your wants. Once you understand your mind, once you understand your needs, once you understand your wants, then you can satisfy them scientifically, aesthetically, and you can be in a very stable state of mind. Okay, I think we will stop over here, and इसी बात को वो अब आध्यात्मिक एंगल से समझाएगी. We will understand that tomorrow. We will read that tomorrow. Right? Any questions? Or you want to add anything to the explanation? हाँ सर. आरती जी, जी. अध्यात्मात सुद्धा असं होतं, आपण ध्यान करतो, मग कुठे क्रिस्टल वापरा, कुठे रुद्राक्ष वापरा, कुठे या आसनावर बसा, कुठे हे करा, ते करा, हे असं म्हणजे Yes. कन्फ्युजन मध्ये आपल्याला टाकलं जातं बघ हा. त्याच्यात सुद्धा. आणि मग गरजा नीड्स नाही राहत, वॉन्ट्स होऊन हा जातात. आणि हे वॉन्ट हम्म. सगळे मनातच क्रिएट होतात. हा. येस, म्हणजे व्हेरी त्याची आवश्यकता नाहीये एवढी, असं आहे ना? खरंय. काय वाटतं? बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे, हं. अगदी बरोबर आहे. सगळं मनाच्या आत आहे, तर बाहेरच्या कुठल्याच गोष्टीची आवश्यकता कुठून येणार? हं. हं. येस. हा सुचित्रा धन्यवाद. बोल. तुम्ही आता ते कारचं उदाहरण दिलं ना, हा. त्याच्यात मी अजून एक ऍड करू इच्छिते की आय वॉन्ट बेस्ट कार. पण जसं आपल्याला मोहन सरांनी सांगितलं की रियालिटी पण बघायला पाहिजे. मला फेरारी घ्यायची आहे, हा. तर त्याचं मेंटेनन्स मला परवडेल का? त्याचं पेट्रोल मला परवडेल का? बरोबर आहे. म्हणजे रियालिटी मध्ये पण आपण Realistic. असं थोडंच मला त्याच्यात ऍड करायचं. बरोबर बरोबर. हा. वॉट एव्हर वी वॉन्ट, and it can be beautiful, it can be aesthetic, but it also has to be realistic, as कि जिसको तुम सस्टेन कर सको. सही बात है. Yes, Poonam, thank you so much. It is very tough to follow, but trying. Okay, as we read more and more na, it will become easier to follow. With many examples coming, it will become easier. Thank you for being with us today. Yeah. All right, we will stop over here. Thank you so much. I'll see you tomorrow.